हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज। ज्योग्राफी के हम लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम करने वाले, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सबसे अच्छी हो सके। पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। सबसे पहले जान लेते हैं एक छोटी सी जानकारी। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस इन सभी एग्जाम्स के लिए स्टार्ट हो गए हैं, तो आप न्यू बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। दिए गए नंबर से आपको जानकारी मिल जाएगी। पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये जो एमसीक्यू सीरीज हम करने जा रहे हैं, हमारा टारगेट रहेगा कि हम ज्योग्राफी के लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस करें, ठीक है। और आपके हर एग्जाम के हिसाब से, चाहे वो उत्तराखंड का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो या आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, हम पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ते हुए और पूरे ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे बहुत इजी वे में, और आपको याद भी करवाएंगे। क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का नाम पूछा है। पूर्वी तटीय मैदान का मतलब है ये वाला हिस्सा, यानी कि तमिलनाडु वाले हिस्से का नाम, ठीक है। कभी कभी हम इसी हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से को आप कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल, ठीक है। किसको? तमिलनाडु वाले हिस्से को। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा पूर्वी तटीय नाम, पूर्वी तटीय भाग का नाम जो है वो है कोरोमंडल तट। मालाबार का जो हिस्सा है, मालाबार, इसको कहते हैं केरल, ठीक है। इसको कहते हैं केरल। केरल वाले हिस्से को मालाबार तट कहते हैं। कोंकण, गोवा वाला जो हिस्सा है वो कोंकण तट को जाना जाता है। कोंकणी भाषा वहां पर बोली जाती है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? यानी कि भारत के जो टॉपोग्राफिक मैप होंगे वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट पढ़िए, इसको पूरा कर लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यही इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। 1767 के ड्यूरेशन की बात है जब हमने सर्वे ऑफ इंडिया नाम से इसको एस्टेब्लिश किया था। देखिएगा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया 1767 कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया? ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए मैंने जानकारी को रखा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाए और याद भी कर पाए। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। इसी के द्वारा भारत के नक्शों या मानचित्रों का प्रकाशन किया जाता है, उनको छापा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत जानकारी है सामान्य। भारत का अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय। देखिए, जब क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आपको कोशिश करने की आप पढ़ करके फटाफट से आंसर लगा पाए, बता पाए। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से, ग्रीनविच माध्य से क्या है? आगे है, पीछे है, ये पूछा गया है। तो देखिए, हम जब ग्लोब पढ़ते हैं तो उसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं। मैंने बताया, एक 0 डिग्री रेखा होती है, 0 डिग्री रेखा होती है जिसे कहा जाता है ग्रीन मीनविच टाइम, मतलब समय के हिसाब की रेखा, ठीक है। ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है इंग्लैंड से गुजर रही है, ऐसा मान लीजिए, वहीं पर ग्रीनविच है तो उसी से गुजर रही है, 0 डिग्री की रेखा है। इसके आगे पड़ने वाले देशों में 1 डिग्री 2 डिग्री की रेखा है। भारत के मामले में हमने एक रेखा को स्टैंडर्ड टाइम के लिए माना। कौन सी रेखा है वो? आप कहेंगे 82.5 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री से आगे जितना समय हो रहा है भारत का, वो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। कितना आगे है? तो बोला जाता है 5.5 घंटा, ठीक है। 5.5 घंटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5.5 घंटे जो है वो आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो ये आपको याद रखना है, किससे आगे है? 0 डिग्री से। और हमारा मानक समय कौन डिसाइड करती है? 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी से गुजरते हुए जाती है। ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का विस्तार, भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। भारत के दक्षिणी छोर सदर्न टिप का नाम क्या है? देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का पूर्वी एक बिंदु, पश्चिमी एक बिंदु, उत्तरी एक बिंदु और इसी तरह से दक्षिणी एक बिंदु। तो यह आपको ध्यान देना है कि देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो लक्षद्वीप है, यहीं पर कुछ बिंदु हैं जो अंडमान निकोबार है। इसी बिंदु पर एक जगह है जिसको आप कहते हैं निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है, जबकि अगर मैं यहीं पर आपको कहूं तो आप कहेंगे कि इंदिरा कॉल जो है वो हमारा उत्तरी बिंदु है, ठीक है। सर क्रिक जो है वहां पर हमारा पश्चिमी बिंदु है, जबकि वलांगू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हमारा पूर्वी बिंदु है। तो ये पढ़ते समय भी हमें चीजें याद रखनी है, ठीक है।
इंदिरा पॉइंट को ही क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। और पिग्मेलियन पॉइंट जो था जब 2004 में सुनामी के टाइम पीरियड में वो पानी में डूब गया था। लेकिन भारत का अंतिम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, सीमा भारत की अंडमान निकोबार तक है, तो उसका जो अंतिम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। आपको याद रखने में आसानी होगी। आते हैं भारत के पास जो देखिए एरिया है, उसी से क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? देखिए, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारत जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? तो चीन है या चाइना है, ठीक है। तो भैया हमारा जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से कौन सा है? तो हम यही कहते हैं कि हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से माफ कीजिएगा, सातवां सबसे बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन है? तो आप लोग कई बार इसको जानते हैं कि रशिया बहुत न्यूज में है। दूसरा कनाडा, आप इसे भी जानते हैं। और तीसरा कौन है? तो आप कहेंगे ये तो चाइना है। आ रही है बात इतनी समझ में? अब मेरी बात समझना, अगर सातवां भारत है, 7वें नंबर पर भारत है, तो 8वें नंबर पर क्या होगा? 8वें नंबर पर क्या होगा? तो आप कहेंगे अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है। इतनी बात आ रही है समझ में? आगे चलिए। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। वर्ल्ड लेवल पर हमने बात की तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, इधर एशिया, यूरोप, और यूरोप का ही कुछ पार्ट जो है वो हमें कहां पर मिलता है देखने को? हमें रशिया के साथ मिलता है। मतलब रशिया जो है वो यूरोप के हिस्से में पड़ता है। ये मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आप जानेंगे। भारत की बात करें तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अफ्रीका की बात करें, फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, नॉर्थ पैसिफिक, इधर आ जाइए, साउथ अमेरिका जो है हमारा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो हमें ये चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इन्हीं में वो देश है। पहला है रूस। रूस जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो आपको कई बार क्या होता है, क्रम में लगाने को आ जाए कि 4 बड़े देशों को क्रम में लगाइए, तो रूस याद रखेंगे, रूस याद रखेंगे। रूस के बाद कनाडा याद रखेंगे, कनाडा के बाद चाइना, है ना, माफ कीजिएगा, कनाडा के बाद अमेरिका, और अमेरिका के बाद चाइना, ठीक है, ये याद रखेंगे, चाइना। और फिर आ जाएगा ब्राजील, फिर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। याद करते समय हमें ये फोकस से याद करना है कि हम रशिया पढ़े, कनाडा पढ़े, फिर अमेरिका और फिर चाइना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम चाइना को आगे ले लेते हैं, जो कि गलत है। चाइना चौथे नंबर पे है, ऐसे याद करना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं ये कहा जा रहा है। तो समझना, आपके सामने मैप भी है और ऑप्शन भी है, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन कर लोगे बार बार। तो देखिए, जो ये श्रीलंका है, जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, जो श्रीलंका है इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, इसी से भारत जो है पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप कहेंगे भारत और श्रीलंका जो है वो पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी भारत में है, भारत के साथ है, ठीक है। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? देखिए, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी जाए तो एक एक स्टेट को ऐसा पढ़िए कि उसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, किसके साथ टच नहीं होती, आपको बहुत अच्छे से याद रहे। अगर हम नागालैंड की बात करें तो ज्यादा नहीं, इस पोर्शन को आप देख लीजिए, ये नागालैंड है, मैप में उम्मीद है आपको दिखाई देगा, ये नागालैंड है। अगर ये नागालैंड है तो देखिए ऊपर से अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, नीचे से मणिपुर टच कर रहा है, और सामने से असम टच कर रहा है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अगर आपको ऑप्शन से भी बाहर करना और आपने सिर्फ मैप देखा भी है तो उससे भी आप ऑप्शन से बाहर कर पाएंगे। जैसे कैसे? अगर मैं बात करूं कि मेघालय की, तो देखिए मेघालय तो असम से नीचे आता है और इसकी बाउंड्री बांग्लादेश और असम से लगती है और कहानी खत्म हो जाती है। तो एक ऑप्शन तो बाहर हो गया। मेघालय यहां भी है तो ये भी बाहर हो गया। फिर यहां पर अरुणाचल, असम आ गया, मिजोरम आ गया। अगर मिजोरम को देखें तो त्रिपुरा से नीचे जाते हुए ये है मिजोरम, जिसके बीच में पड़ता है मणिपुर। मणिपुर ने उसको पूरा ढक लिया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को हम याद रखते हैं और हम आंसर कर देते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। फिर से कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ मैप देखेंगे तो भी आपको ये चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। और मैं बार बार इस तरह के क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएं या आपको वो चीजें प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएं। आपने पढ़ लिया है, आप प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए, 2x पे वीडियो लगाइए, एकदम फटाफट वीडियो लेक्चर को कवर कीजिए। और आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि भैया आप एमसीक्यू करने में अभी उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस में है कमी। तो प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि याद तभी होंगी जो आप पढ़ोगे उसके लिए क्वेश्चन करोगे, जो पढ़ोगे वो क्वेश्चन करोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है झीलों के अध्ययन को कहते हैं,
ठीक है, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या हाइड्रोलॉजी कहते हैं। लॉजी का जहां भी मतलब आता है उसका मतलब होता है पढ़ाई, स्टडी से रिलेटेड। लिम्नोलॉजी जो यहाँ पर टर्म है, इसका आंसर हो जाएगा लिम्नोलॉजी। इसका मतलब है झीलों का अध्ययन, है ना। झीलें कई प्रकार की होती है, चाहे वो प्लेट विवर्तनिक झीलें हो, लेगून झीलें हो, या वो चिल्का लेक जैसी, सांबर लेक जैसी खारे पानी की, और या ताजे पानी की वुलर झील जैसी झीलें। अगला क्वेश्चन फिर है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखिए, खनिज का है, चट्टान का है, मृदा का है। तो देखो, ये अगर आपको लग रहा होगा तो ये गलत है, क्योंकि ये पेडोलॉजी है। पेडोलॉजी कहते हैं इसको, ठीक है। आंसर है चट्टान का अध्ययन है पेडोलॉजी। चट्टान, रॉक को जो हम पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन है, चट्टान का है पेडोलॉजी, और मृदा का है पेडोलॉजी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान छोटी सी बात है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपने सुना होगा डुगोंग गाय के बारे में, डुगोंग गाय के बारे में ये आपने बताना है। मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन, नोकरेक। नोकरेक कहां पर है? तो नोकरेक मेघालय में है। नोकरेक कहां पर है? तो नोकरेक है मेघालय में। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। मानस असम वाले हिस्से में है। मन्नार की खाड़ी अभी हम बात कर रहे थे, कहां पर है? तमिलनाडु में। तो डुगोंग गाय या समुद्री गाय जो है वो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। बायो रिजर्व क्षेत्र आप जानते हैं, भारत में 18 बायो रिजर्व है। 18 बायो रिजर्व है, ठीक है। इसकी कुछ प्रजातियां अंडमान निकोबार में भी है, लेकिन मेजरली ये कहां पाई जाती है? तो आप कहेंगे मन्नार की खाड़ी में। समुद्री गाय डिगोंग, ठीक है, समुद्री घास खाते हैं, ये बातें लिखी हैं यहाँ पर। बहुत छोटी सी बातें हैं। क्वेश्चन कभी कभी छुप करके आता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं उससे बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आता है। उसी से लड़ने के लिए हमें करनी होती है प्रैक्टिस। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इतने ज्योग्राफी के एमसीक्यू कराऊंगा, नए टाइप के, पुराने टाइप के, आने वाले संभावित बना करके एनसीईआरटी के एमसीक्यू करवाऊंगा, ताकि आपको काफी हेल्प मिल पाए। आगे क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो देखिए, 1970 के ड्यूरेशन की बात है। एक नाम मैं आपको बताता हूं, वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन। और मैं एक काम और करता हूं कि इनके आगे थोड़ा सा डॉक्टर लिख लेते हैं, जरूरी भी है, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये वाली बात है। तो अगर ये वाली बात से आपको हिंट मिल गया होगा तो आंसर तो आपने कर लिया होगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप अमूल बटर यूज करते हैं? मैं अमूल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी, क्या आपने अमूल बटर वगैरह आप यूज किया है? अगर आपने किया है अमूल बटर यूज, तो मुझे बताइए कि अमूल की फुल फॉर्म क्या है। क्यों? क्योंकि ये 1970 से ही रिलेटेड है। 1970 में इसका फाउंडेशन नहीं, लेकिन 1970 की जो ऑपरेशन फ्लड है, या जो दुग्ध उत्पादन है, दूध क्रांति है, उससे रिलेटेड है अमूल। और इसी की वजह से ये पहुंचा देश देश तक, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। यह है लिमिटेड मेरे भाई। आनंद मिल्क कहाँ है ये? तो आप कहेंगे गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। गुजरात में जगह है आनंद। तो दुग्ध उत्पादन भारत में जैसे हरित क्रांति हुई, ऐसी ही क्रांति हुई दुग्ध उत्पादन, मिल्क रेवोल्यूशन की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके लिए जाने जाते हैं। श्वेत श्वेत क्रांति के नाम से भी ये जाना जाता है। छोटी छोटी बात है। इसे कई चरणों में स्टार्ट किया गया, 1970 से 80, 90 से 2000 के बीच में, 2000 से 2010 के बीच में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ भारत में दुग्ध उत्पादन। और भारत दुग्ध उत्पादन के नंबर पर, या मिल्क प्रोडक्शन करने के नंबर पर नंबर 1 है। कौन? इंडिया है नंबर 1। अगर आप बताएं तो आप बताएं कि 1 अगर इंडिया है तो सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर कौन है मिल्क प्रोडक्शन पे? फटाफट कमेंट सेक्शन में बस वीडियो देखते ही लिख दो आंसर अगर मालूम है, और नहीं मालूम है तो सर्च करो, क्योंकि मालूम होनी चाहिए चीजें। चलिए कनेक्ट कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, जादू घोड़ा का संबंध किससे है? जादू घोड़ा, तो ये जादू जो है भैया कोई काला जादू नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया और तुम्हें नहीं मालूम है तो तुम्हारे साथ हो जाएगा काला जादू। क्या काला जादू हो जाएगा? जादू घोड़ा की खाने किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से। किससे संबंधित है? यूरेनियम से संबंधित है। और अगर आपने जादू घोड़ा का नाम सुना है तो आपने माही भाई का भी नाम सुना होगा, झारखंड, ठीक है। तो झारखंड जादू घोड़ा की खान जो है वो झारखंड में है, यूरेनियम के लिए फेमस है। कौन सा खनिज मिनरल कहां पर पाया जाता है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभ्रक की अगर बात कर लें तो आंध्र प्रदेश बहुत फेमस है। अगर बॉक्साइट की बात कर लें तो उड़ीसा। कौन? उड़ीसा जो है बहुत फेमस है। हीरा भी बता दो। अगर हीरा बता पाओ तो तुम्हें क्या याद आ जाएगा? एमपी। हीरे की खान पन्ना याद आ जाएगी। आ रही है क्या इतनी मेरी बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको ये बताता, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ले आया हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर राजस्थान की हम बात करें तो आपको चीजें याद आ जाएगी। भैया बहुत चीजों में फेमस है। चांदी के लिए फेमस है, ठीक है,
तांबे के लिए फेमस है, ठीक है, ग्रेनाइट के लिए तो है ही, संगमरमर के लिए तो है ही, लेकिन यहाँ देखो खेतड़ी, जावर, जावर की खान, खेतड़ी की खान, ठीक है, तांबे के लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है खेतड़ी की खान, कहां पर है? राजस्थान में, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको चीजें याद रखनी है, कोशिश करनी है कि आपको चीजें और अच्छे से याद हो, और मेरे एमसीक्यू सीरीज के साथ जुड़ जाइए। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, और आपको कोशिश करनी है कि आप लगातार जो है इस एमसीक्यू सीरीज को देखें, और आपको फायदा भी। और आप मुझे बता भी सकते हैं कि मैं पर्टिकुलरली किस सेक्शन से, ज्योग्राफी के किस सेक्शन से, चाहे वो हिमालय से लेकर हो, अपवाह तंत्र हो, नदियां हो, हर क्षेत्र को हम टच करेंगे, सॉइल वॉइल से लेकर के सब तरह का आपके पास आएगा एमसीक्यू, एकदम स्टैंडर्ड टाइप का, नए अपडेटेड एग्जाम के साथ, जो राजस्थान में हुए हैं, एमपी में हुए हैं, यूपी में हुए हैं, सभी अपडेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय याद कर लो, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है। देखो एक कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा जिसमें अक्षांश और देशांतर आपको बताए जाएंगे। फिलहाल एमसीक्यू से काम चलाओ। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो है भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ठीक है। वो गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। अगर मैं 5 राज्यों के नाम ही बता दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं बचा। तो ध्यान से समझना, हो जाएगा, वैसे तो आप ऐसे ही समझ लोगे अभी। भैया यूपी से गुजरती है, क्योंकि इलाहाबाद नैनी का हम नाम लिया। एमपी से गुजरती है, अगर एमपी से गुजरती है तो छत्तीसगढ़ से भी गुजर जाती है, और छत्तीसगढ़ से गुजरती है तो उड़ीसा से भी गुजर जाती है, और जाते जाते आंध्र प्रदेश को कर जाती है टच। 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ कौन सा नाम नहीं लिया मैंने? तो मैंने नहीं लिया महाराष्ट्र का नाम। ये हो जाएगा इसका आंसर। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत की क्या है? स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, मानक समय को बताती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो मैंने कहा 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री जो देशांतर है वो ग्रीनविच मीन टाइम, और ग्रीनविच जगह कहाँ है? इंग्लैंड में है। ये छोटी सी बात याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य है? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इंडिया का छोटा सा मैप बनाने में तुम्हें कुछ नहीं जाता है, जो बोला वो ही बना दो मोटा मोटी। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए बनाया क्योंकि हम बात इधर की करेंगे, ध्यान से समझना। बोला कृष्णा डेल्टा कैप, तो कृष्णा नदी निकली महाबलेश्वर से जाते हुए आंध्र प्रदेश से गुजरकर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर वो डेल्टा आ गया। कैप कोमोरिन यहाँ पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास बोला स्थित है, तो किसके मध्य में स्थित है? तो बोला कोरोमंडल तट में है क्या, उत्तरी सरकार में है क्या, मालाबार है क्या, कोंकण है क्या? थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन मेरे साथ किया है, मैं वहीं पर ये बताना चाहूंगा कि अगर वो यहाँ पर है और यहाँ पर की बात हो रही है तो इसके बीच में जो क्षेत्र तमिलनाडु वाला पड़ता है उसका नाम हो जाता है कोरोमंडल तट। क्या हो जाता है? कोरोमंडल तट। अगर यही वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चले जाए उड़ीसा की तरफ तो इसी को कह देते हैं आप उत्तरी सरकार तट कह देते हैं। मालाबार किसे कहते हैं? तो जो केरल वाला हिस्सा है इसको क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं मालाबार। आ रही है इतनी बात समझ में? तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कॉन्सेप्चुअली भी आप जाएं, मैप भी आप साथ साथ देखें, और साथ में अपने पास भी मैप रखें ताकि आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैप से ज्यादा समझ आए। सारे क्वेश्चन बारी बारी हम कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे कि आपको ज्योग्राफी आसान लगने लगे। इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू आपके लिए बने रहे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि बायोडायवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो देखो आंसर बता दे रहे हैं, 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? स्पीसीज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखो अगर वैसे बात करें तो हम जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा वनस्पति जैव विविधता, वहां पर जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर हम बात कर लें कि समुद्र महासागरों में सबसे ज्यादा डायवर्सिटी पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन वो भी कहां? कोरल में। मतलब अगर महासागर की बात हो तो जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ से ही बना है हमारा लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो बना है कोरल रीफ से मेरे भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगर महासागर की बात करेंगे तो वो मिलेगा कोरल रीफ। मूंगा चट्टाने, ये कोरल रीफ नहीं समझ आ रहा वो समझो कोरल रीफ से। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ये पहला ही पार्ट है इसका, लेकिन ऐसे में कई पार्ट लेकर के आऊंगा ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हो जाए कवर। ओके, तो वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।